नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो हम क्लास देखने वाले हैं, कल पाचन तंत्र देख रहे थे और पाचन तंत्र में भी हम आज कंटिन्यू करेंगे आगे। कल हमने पढ़ लिया था मुख गुहा क्या होता है, जीभ क्या होती है, यवला क्या होती है, उससे संबंधित लार ग्रंथि में लाइसोजाइम एंजाइम आ रहा था, इसके बाद टाइलिन एंजाइम आ रहा था, तो उसके बारे में कल अध्ययन हमने कर लिया था। और आज हम आगे की कड़ी में देखने वाले हैं कि फेरिंग्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रसनी। क्या कहेंगे? ग्रसनी। इसोफेगस, इसको क्या कहेंगे? ग्रसिका। स्टोमक को क्या कहेंगे? आमाशय। इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारा जो ये ग्रसनी होता है, ये ग्रसनी होता क्या है? ग्रसनी होता है वायु और भोजन का उभयनिष्ठ मार्ग। अगर पूछ लिया जाए कि भोजन, ग्रसनी की बात कर रहे हैं हम। दूसरा ग्रसनी, ग्रसनी क्या होती है? भोजन व वायु का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। कि जब पानी पिएंगे तब भोजन वाली नली बंद हो जाएगी, जब भोजन खाएंगे तब पानी वाली नली, वायु वाली नली बंद हो जाएगी। इस तरह से अलग अलग ग्रसनी। ग्रसनी में क्या होता है कि जो वायु और भोजन का क्या होता है, उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर हम देखेंगे कि ग्रसनी जो होती है, अगर एंजाइम की बात करें, इसमें कोई एंजाइम पाया जाता है? तो ग्रसनी में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए यहां पर कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ क्रमाकुचन गतियां होती है और उस क्रमाकुचन गतियों से क्या होता है, उससे जो भोजन होता है वो ग्रसनी से कहां पहुंच जाता है? ग्रसिका में प्रवेश कर जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। और एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा कि पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी, और पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा? क्रमाकुचन गतियां होगी, और क्रमाकुचन गतियों से क्या होगा कि वहां पर जो भी भोजन होगा, ग्रसनी में जो भोजन है वो कहां पर चले जाएगा? ग्रसिका में चले जाएगा। और एक और चीज होती है कि अगर कभी क्या होता है कि भोजन जो भी हम खाते हैं, तो भोजन का जो टुकड़ा होता है वो वायु वाली जो नली होती है उसमें चले जाता है गलती से। तो उसमें जब चले जाता है तो हमारा एक डायफ्राम होता है यहाँ पर जैसे कि यहाँ फेफड़े होंगे और यहाँ पर एक डायफ्राम होता है, और इस डायफ्राम जिसको बोलते हैं, इस डायफ्राम में लगातार संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिचकी। कि कभी कभी बोलते हैं कि हम आपको कोई याद कर रहा है, हिचकी आ गई। तो वो हिचकी ऐसी वैसी हिचकी नहीं है, वो भोजन का टुकड़ा जो होता है वो गलती से वायु कुपिका के अंदर चले गया है, और उससे क्या होता है? डायफ्राम में लगातार संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती है, और उसी वजह से क्या होती है? हिचकी आती है, हिचकी। तो हम देखें कि हिचकी का कारण भी कौन सा होता है? उभयनिष्ठ मार्ग, भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग। और इसी पर क्या पाया जाता है? गाटी ढक्कन। और इस गाटी ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपका जो गाटी ढक्कन है, एपिग्लोटिस कहाँ पाया जाता है, तो वहां ऑप्शन देंगे ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय कहाँ पर पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गाटी ढक्कन होता है वो कहाँ पाया जाएगा? ग्रसनी में पाया जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड नंबर की, ग्रसिका। ग्रसिका क्या होता है? ग्रसिका में ये जो आप लंबी सी जो नली यहां से यहां तक देख रहे हैं, वही ग्रसिका है। और इस ग्रसिका
में भी क्या होता है, कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, भोजन क्या क्रमाकुचन गतियां होती, वो क्रमाकुचन गति से क्या होगा, भोजन डायरेक्ट कहां पर प्रवेश करेगा, यहाँ आमाशय में आ जाएगा। भोजन कहां पर आ जाएगा, आमाशय में। और आमाशय ग्रसिका एक इस तरह से नली होती है, और हमारा ये हो गया आमाशय, और ये होगी ग्रसिका। ग्रसिका में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, यहाँ सिर्फ क्रमाकुचन गतियां होती है, और भोजन क्या होता है, ग्रसनी से ग्रसिका में आएगा, और ग्रसिका से डायरेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, भोजन के टुकड़े सीधे यहाँ आमाशय में आ जाएगा, आमाशय में आ जाएगा। फिर आमाशय में जैसे ही भोजन आता है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे बहुत भोजन आ गया, ठीक है, भोजन में क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से एक लेयर होती है। अब ये भी क्या होता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि जैसे ही यहाँ पर भोजन आ गया, और भोजन आने के बाद में ये क्या करता है, जठर ग्रंथि होती है, वो जठर ग्रंथि क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने से क्या करते हैं कि ये किसका स्राव करेगी, जठर रस का स्राव करेगी, और जठर रस का स्राव करेगी। तो इस जठर रस में क्या क्या होता है वो भी हम देखते हैं। अगर जठर रस की बात की जाए, जठर रस की बात की जाए, तो इस जठर रस में सबसे जो पहली चीज आती है वो तो हमें मिलेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले तो ये मिलेगा। दूसरी चीज क्या मिलेगी, पेप्सिनोजन। फिर जो तीसरी चीज मिलेगी वो मिलेगी श्लेष्मा, और चौथी जो चीज मिलेगी आपको वो मिलेगी गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या मिलेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज, इसके बाद में जो मिलेगा वो मिलेगा 5वें नंबर पे रेनिन। जैसे ही भोजन मुख गुहा में था, मुख गुहा से कहां आ गया, ग्रसनी में आ गया, ग्रसनी से कहां आ गया, ग्रसिका में आ गया, और ग्रसिका से अब भोजन कहां पर आ गया है हमारा, ग्रसिका से भोजन कहां आ गया है हमारा, इस आमाशय के अंदर। कहां पर आ गया है, आमाशय में। अब भोजन जैसे ही आमाशय में आएगा तो वहां पर क्या होगा कि जो भी जठर रस होगा इसका सिक्रेशन होगा, और ये किसके द्वारा होता है, जठर ग्रंथियों के द्वारा होता है। और जठर ग्रंथियों में क्या जठर ग्रंथि जठर रस का स्राव करेगी, और जो जठर रस होता है उसमें क्या होता है, एक तो HCl मिलेगा, HCl के बाद में जो होगा पेप्सिनोजन मिलेगा, श्लेष्मा मिलेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज मिलेगा, और रेनिन मिलेगा। ये पांचों चीजें मिलेगी। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारा जब भी भोजन आमाशय के अंदर जाता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है, कौन कौन सी चीजें नहीं देखने को मिलती। तो हमें याद रखना है कि ये पांचों चीजें देखने को मिलती है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर पीएच पूछ लिया जाए, बहुत बार पीएच पूछ लेते हैं, तो उसका 1.2 से 1.4 पीएच रखती है। और जैसे ही इस पेप्सिनोजन की बात करें तो ये जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जैसे ही भोजन आमाशय के अंदर आता है, आमाशय में आने के बाद में ये जो HCl होता है, और ये HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में। मतलब एक तो ये मुख्य कार्य हो गया कि HCl का कार्य अगर पूछ लिया जाए, HCl का कार्य क्या है, तो जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। मतलब जो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर हमारी जो श्लेष्मा की बात करें तो श्लेष्मा क्या होता है,
एक पीला गाढ़ा पदार्थ होता है जो कि इस HCl से, जो आमाशय में जो ये दीवार है ये वाली, ये श्लेष्मा की दीवार है जो कि येलो कलर की होती है। और ये क्या करती है, यहां पर HCl होगा बहुत सारा, वो भी इतना एसिडिक 1.2 1.4 pH वाली एसिडिक, इतनी बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो इतना एसिडिक रखने से क्या होगा, अगर ये वाली अगर श्लेष्मा नहीं होगी तो वो पेट की दीवारों को जला देगा, और जला देगा क्या होगा, वहां पर अल्सर हो जाएंगे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर इस गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या अर्थ है? इस गैस्ट्रिक लाइपेज का जैसे हमारा जितना भी भोजन है वो भोजन में कितना वसा की मात्रा होगी, और वसा को पचाने के लिए क्या होता है, ये एंजाइम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो एंजाइम होता है वो होता है, तो उसका पाचन करेगा। फिर अगर रेनिन की बात की जाए तो रेनिन क्या होता है, जो भी केसिन प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन किसमें होगा, जो जैसे कि जो मां होती है, वो उस मां में जो भी वो बच्चा दूध पान करता है, तो वो उस जो दूध होता है वो उसमें क्या होता है, रेनिन होता है। और जो रेनिन होता है, उस रेनिन जो केसिन प्रोटीन होता है उसमें अगर रेनिन उस केसिन प्रोटीन को पचाने के लिए इस रेनिन की अहम भूमिका होती है। और वो किसमें किसमें चेंज हो जाता है, पेरा केसिन में चेंज हो जाता है। ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है, किसमें चेंज हो जाएगा, पेरा केसिन में चेंज हो जाएगा। मतलब हमें क्या है कि पेट में आते ही, जैसे ही भोजन हमारा यहाँ पर आया इसके बाद में क्या होगा, हमें जठर ग्रंथियां एक्टिव हो जाएगी। कौन सी ग्रंथियां एक्टिव हो जाएगी, जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि एक्टिव होकर किसका स्राव करेगी, जठर रस का स्राव करेगी। जठर रस में क्या होता है, HCl मिलेगा आपको, पेप्सिनोजन मिलेगा, श्लेष्मा मिलेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज मिलेगा, रेनिन मिलेगा। फिर हम देखेंगे कि अगर HCl का अगर मुख्य कार्य पूछ लिया जाए तो HCl का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है उसी को पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में चेंज करना, इसका मुख्य कार्य रहता है। और जो श्लेष्मा होता है वो पीला गाढ़ा पदार्थ होता है जो कि इन दीवारों पर लगा हुआ होता है और ये HCl को इन दीवारों से बचाता है। और अगर ये श्लेष्मा नहीं हुआ तो इनकी ये जो स्टोमक की जो दीवार है उसको जलाएगा और यहां पर जलाकर क्या पेप्टिक अल्सर का निर्माण कर देगा। तो वहां से क्या होगा, रोगों का रोग उत्पन्न होंगे। फिर इसके बाद में जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये क्या होगा, भोजन के साथ में वसा होगी और वसा का पाचन में अहम भूमिका निभाने वाला कौन सा एंजाइम होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। फिर हमें ध्यान रखना है कि जो रेनिन होता है, माँ का जो दूध होता है उसमें केसिन प्रोटीन होता है और उस केसिन प्रोटीन को पचाने के लिए इस रेनिन जो एंजाइम होता है उसकी अहम भूमिका होती है और वो केसिन प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है, पेरा केसिन में चेंज कर देता है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो हम एक एक करके अब पढ़ते हैं कि क्या क्या हम, पहला HCl, HCl के बारे में देखें तो HCl सूक्ष्म जीवों को इसका एक कार्य ये भी रहता है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। हम मुख गुहा में देख रहे थे कि बैक्टीरिया जितने भी जीवाणु आ रहे थे उनको कौन लाइसोजाइम जो एंजाइम था उनको जितने भी बैक्टीरिया थे उनको नष्ट कर रहा था। फिर जितने भी बचे कुचे अगर गलती से भी अगर आमाशय के अंदर आ गए तो ये HCl नहीं छोड़ने वाला, ये भी क्या करेगा, उन बैक्टीरिया को बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो ये भी एक मुख्य कार्य होता है। और ये क्या होता है, दूसरा कार्य होगा कि जो भी आपका भोजन है उस भोजन को कैसा बना देता है, ये अम्लीय। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भोजन को क्या करता है, ये अम्लीय माध्यम
प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। फिर इसका एक और कार्य रहता है कि जो निष्क्रिय पेप्सिन होती है, पेप्सिनोजन, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में चेंज करता है। कौन करता है? HCl, जिसका pH कितना होता है? 1.2 से 1.4 pH। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इसके HCl के कार्य कितने होंगे? 3 हो गए। एक कार्य तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, दूसरा कार्य क्या हो जाएगा कि भोजन जो भी है उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा, और तीसरा कार्य ये हो गया कि जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है उसको किस में चेंज करेगा? एक्टिव पेप्सिन में चेंज करेगा। फिर एसिडिटी क्या होती है? अगर HCl जो भी होता है, जो HCl होता है, अगर उसका संपर्क जो होता है वो आमाशय से हो जाए, तो आमाशय में क्या होती है कि जलन उत्पन्न होती है। क्या होती है? जलन उत्पन्न होती है, और उसी जलन को हम क्या कहते हैं? अम्लीयता, एसिडिटी। क्या होती है? अम्लीयता, एसिडिटी। इसी को क्या कहेंगे? अम्लीयता, एसिडिटी कहेंगे। तो हमें यह भी विशेष ध्यान रखना है कि HCl का कार्य क्या है। अगर ये HCl की दीवारों से HCl जो होता है आमाशय की दीवारों पर अगर लग गया तो वो क्या उत्पन्न करता है? एसिडिटी उत्पन्न करता है। और इस एसिडिटी का मुख्य कार्य मतलब किससे होती है? तो अत्यधिक अगर अल्कोहल का सेवन करेंगे, अत्यधिक चाय का सेवन करेंगे, या फिर अत्यधिक चिंगम का सेवन करेंगे, तो ये अम्लीयता जो बीमारी है वो उत्पन्न होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर एक और चीज ध्यान रखने की, एसिडिटी का एक और कारण होता है कि अत्यधिक मसालों का उपयोग से, मसालेदार भी अगर भोजन खाते हैं हम, तब भी हमारा जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी वो होगी। तो जैसे ही हम, और इसके लिए अगर बात की जाए, इसका भी अगर कोई सॉल्यूशन तो होगा। एसिडिटी हो गई गलती से तो क्या होगा? हमारा जो इसके लिए कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एंटी एसिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंटी एसिड का यूज करते हैं। और एंटी एसिड क्या होता है? एंटी एसिड पूछ लिया जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एंटी एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यह हमें विशेष ध्यान रखना है। एसिडिटी जो होती है, अम्लीयता, वो अल्कोहल के सेवन से होती है, चाय के सेवन से होती है, फिर अत्यधिक मसालेदार भोजन कर लिया तो उससे होती है। अगर एसिडिटी हो गई तो उसको दूर करने के लिए एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। और एंटी एसिड क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें ये चीज भी ध्यान रखने के मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है वो एंटी एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात करते हैं पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन क्या होता है? अगर पेप्सिनोजन जो भी है तो वो क्या करता है कि ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन क्या किस में होता है? निष्क्रिय फॉर्म में। निष्क्रिय फॉर्म में होता है। और जैसे ही इसका संपर्क किससे होता है? HCl से हो जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पेप्सिन में। किस में चेंज हो जाएगा? पेप्सिन में। और ये पेप्सिन क्या करती है? इसका कार्य पूछ लिया जाए तो पेप्सिन का क्या कार्य है? तो ये कौन सा एंजाइम है? प्रोटीन पाचक एंजाइम। प्रोटीन पाचक एंजाइम।
ये तो बहुत मजेदार बात है। ये तो पेप्सिनोजन की अगर बात करें तो ये HCl के संपर्क में आएगा और पेप्सिन का निर्माण कर देगा। और भोजन में अगर प्रोटीन की मात्रा है तो ये पेप्सिनोजन से जो पेप्सिन बना है ये क्या कर लेगा, पेप्टोन और डाइपेप्टोन में तोड़ देगा, मतलब प्रोटीन का पाचन कर देगा। हमें ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। फिर एक और बात आती है कि सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहां होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहां होता है, तो सर्वाधिक जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहां होता है, आमाशय में। कहां पर होता है, सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। कहां होता है, आमाशय में होता है। कहां होता है, आमाशय में होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और अगर ये जो पेप्सिन है, प्रोटीन को अगर पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में ये किसमें तोड़ देगा, पेप्टोन और डाइपेप्टोन में। किसमें चेंज कर देगा, पेप्टोन और डाइपेप्टोन में चेंज कर देगा। ये हमें ध्यान रखना है। पेप्सिनोजन के बारे में विशेष ध्यान रखनी है ये चीज। पेप्सिनोजन, एक इस वर्ड को पकड़ो, प को पकड़ो, प से क्या होता है, प्रोटीन। ये तो बहुत सिंपल है, प्रोटीन पाचक एंजाइम हो गया ये तो। और प्रोटीन में भी क्या होगा, पेप्टोन और डाइपेप्टोन में चेंज कर देगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें आगे तो हम श्लेष्मा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, श्लेष्मा की बात करेंगे। श्लेष्मा क्या होता है, पहली बार तो पीला गाढ़ा पदार्थ होता है, ये बताया था मैंने। ये आमाशय होता है, इस आमाशय की दीवारों पर ये लिपटा हुआ रहता है। यहां पर ये हमें ध्यान रखना है। और ये इसका दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, HCl से बचाता है। इस आमाशय की दीवार, यहां पर HCl की जो भी सेल्स हैं उनको जलने से रोकेगा। इसका दूसरा कार्य हो गया। फिर हम जो तीसरी बात करेंगे, ये हमारी आगे थर्ड नंबर है। फोर्थ बात करेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या होता है कि ये वसा पाचक एंजाइम है। क्या होता है, वसा का पाचन करता है, इसलिए वसा पाचक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, वसा पाचक एंजाइम होता है, जो हमें ध्यान रखना है। और ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, वसा को किसमें तोड़ेगा, वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। ग्लिसरॉल किसमें तोड़ेगा, जो भी वसा है, इस वसा को गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है, ये वसा को किसमें तोड़ेगा, ग्लिसरॉल और गैस्ट्रिक एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल और
वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो भी ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो एंजाइम है जो कि आमाशय में होता है, और ये क्या करता है, जो वसा होता है उस वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। मतलब वसा का पाचन करने में जो अहम भूमिका निभा रहा है वो कौन निभा रहा है, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो रेनिन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, रेनिन की। और ये जो रेनिन एंजाइम होता है वो बच्चों में पाया जाता है। और बच्चों में क्या होता है, जब जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ का जो होता है दूध उसको सेवन करते हैं, और उसमें क्या होता है कि केसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है। और इस केसिन प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है, पैराकेसिन में। कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन। अगर रेनिन भी पूछ लिया जाए तो ये कौन सा एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम। ये हमें ध्यान रखना है। जो रेनिन जो है वो क्या करता है, जो बच्चे जो भी होते हैं वो केसिन प्रोटीन का सेवन करते हैं, और केसिन प्रोटीन से रेनिन की उपस्थिति में किसमें चेंज कर देते हैं, पैराकेसिन में चेंज कर देते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम भी कहते हैं। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि ग्रसनी में क्या होता है, ग्रसिका में क्या होता है, और आमाशय में क्या हो रहा है, और HCl का कार्य क्या है, पेप्सिनोजन का कार्य क्या है, HCl के बाद में पेप्सिनोजन, और उसके बाद में श्लेष्मा का कार्य क्या है, उसके बाद फिर गैस्ट्रिक लाइपेज देखा, इसके बाद में रेनिन देखा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि भोजन को पचाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कौन कौन से एंजाइम पचाते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। और आगे जो भी हम पढ़ेंगे, आगे छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर किस टाइप से एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। और आगे फिर इस पाचन से संबंधित बीमारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल और फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ में। और इस जो भी आज तक जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ना और रिवाइज करना है आपको। और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है हर चीज, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।